Hello everyone, good evening all of you. Welcome to our channel The Store of Knowledge. आ जाएं प्यारे दोस्तों, समय हो गया है हमारा, 9 बज चुके हैं, हम क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, आ जाओ. पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेंस जो है वो बेसिक लेवल का करा दिया है, तो साफ आ रहा है अभी? ओके, नीचे वो लाइन लगाओ. हाँ, ये वाली लाइन. ओके, अब ठीक है, चलो. ओके जी, ओके, चलिए शुरू करते हैं. कल मैंने आपको पिछली क्लास में टेंस जो है वो बेसिक करा दिया है और आपको मैंने उसमें ट्रांसलेशन वाला जो टेंस है वो सिखाया था. अरे बोलो हाँ, ठीक है. जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो बाद में मैं किसी दिन एक दिन के लिए उन वीडियोस को पब्लिक कर दूंगा, तो आप आराम से उनको देख लेना, परेशान मत होइए. अभी फ़िलहाल मैं जो करा रहा हूँ बस वहीं से आप चीज़ों को समझने का काम शुरू करिए. बाकी की चीज़ें जो है वो मैं किसी दिन पब्लिक कर दूंगा, आप आराम से देख लेना. ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आगे टेंस क्या है. अब तक मैंने आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझाने का काम किया है कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है, यानी हम उसे कैसे पहचानते हैं और कैसे ट्रांसलेट करते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं. ठीक है, यानी हमारा बेसिक लेवल मैंने जिस दिन आपको टेंस कराया था, शुरुआत कराई थी, उसी दिन आपको बताया था कि हम टेंस को 3 लेवल पर पढ़ेंगे. पहला रहेगा हमारा बेसिक और दूसरा रहेगा कंपैरेटिव एनालिसिस. ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस. तो आज की क्लास में हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही शुरू करने वाले हैं और उसके बाद में जो तीसरी चीज़ रहेगी वो शॉर्टकट्स रहेगा. शॉर्टकट्स. ठीक है, आज हम एडवांस लेवल की चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि टेंसेस में फ़र्क क्या होता है, किस टेंस में कौन सी बात आती है और कौन सी नहीं आती है. ठीक है, चलो तो बिना देरी किए हुए मैं आपका टेंस जो है वो शुरू करता हूँ. आप हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितना अंतर होता है, ये चीज़ हम आज की इस क्लास में समझने वाले हैं. ठीक है, देखो तो ज़रा क्लियर आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, एकदम साफ है. ठीक है, ओके, चलो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है. कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेंस कौन सा आना चाहिए. ठीक है, तो देखो, अगर पहले मैं आपसे बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर उसके बाद में अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का टेंस समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, आज हम सबसे पहले किसको समझने का काम करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने का काम करते हैं. ठीक है, और ध्यान रखो इसका जो यूज करते हैं, पहला जो यूज होता है वो यूज होता है टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन. ठीक है, रूटीन एक्शन. अगर हम किसी की आदत बताने का काम करें या फिर अगर हम किसी की आदत बताने का काम करें या फिर रूटीन एक्शन बताने का काम करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं. ठीक है जी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. अब जब आप रूटीन एक्शन की बात करोगे तो जाहिर सी बात है इसके लिए कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा. क्या चीज़ समझना पड़ेगा? इसके कीवर्ड्स, कि कुछ ना कुछ तो सेंटेंस में ऐसे कीवर्ड्स दिए गए होंगे जो आपको बताने का काम करेंगे कि ये एक्शन रूटीन एक्शन है या फिर ये एक्शन लाइव एक्शन है या फिर ये कंप्लीट एक्शन है. कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है वो डेफिनेटली दिए गए होंगे. ठीक है, अब ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं जो रूटीन बताने का काम करते हैं? ठीक है, आओ सर समझने का काम करते हैं. सबसे पहली बात, ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं. सर मैंने क्या नाम लिया? फ्रीक्वेंसी. यानी जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको इस तरह के सेंटेंसेस में मिलेंगे. और फ्रीक्वेंसी बताने का जो काम करते हैं वो शब्द होते कौन कौन से हैं? पहला शब्द है ऑलवेज, ऑलवेज, यूजुअली, अगला शब्द है ऑफन. ठीक है, इसमें एक वर्ड और भी आ जाता है फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली. ओकेजनली दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ओके,
थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओकेजनली, ठीक है। चलिए, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमेशा आपका फ्रीक्वेंसी दिखाने का काम करते हैं, मतलब बारंबारता बताने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरे टाइप की अगर हम वर्ड्स की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम आपको लिखा हुआ मिलता है, यानी पहले कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी प्लस उसके बाद में कोई टाइम बताने वाला शब्द लिखा हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। अगर हम फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वाले वर्ड्स की बात करें तो इसमें पहली बात तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो एवरी से बनते हैं, जैसे आपने कहा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है। और इसी तरह के आगे, और इसमें आगे एक शब्द आ जाता है ऑफ एंड ऑन, ठीक है, ऑफ एंड ऑन। इसी तरह का एक शब्द और है डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, डे इन, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, डे इन एंड डे आउट। इन शब्दों का अगर मैं मीनिंग बताने का काम करूं तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हुआ, कभी कभी, और डे इन एंड डे आउट का मतलब हो गया प्रतिदिन लगातार, ठीक है, प्रतिदिन लगातार। ये वर्ड होते हैं आपके फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बताने वाले भी। अगर ये शब्द किसी भी टेंस में आ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये कीवर्ड बताते हैं कि जो एक्शन है वो तो या तो रूटीन एक्शन होगी या फिर वो हैबिट एक्शन होगी, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। इन शब्दों का यूज़ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस या अदर किसी टेंस में सिंपली जनरली नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ड्स और होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स। कुछ नेगेटिव वर्ड्स और हैं जिनका यूज़ इसी तरह के टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है, और वो वर्ड्स हैं आपके, जैसे एक वर्ड हो गया हार्डली, ठीक है, थोड़ा सा हार्डली। एक शब्द है वेयरली, एक शब्द है रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, ठीक है, स्कैर्सली। और एक वर्ड है नेवर, सेल्डम, ये आप जानते हैं, नेवर और सेल्डम। याद रखें दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं अपने आप में। इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये शब्द कहीं पर भी लिखे गए हैं, सेल्डम को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, सेल्डम, अगर ये वर्ड्स कहीं पर लिखे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन शब्दों के साथ में कभी भी नो या नॉट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं, अपने आप में ना शब्द को लेकर चलते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, ये कीवर्ड्स है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को नोट करिए अच्छे से और अपनी सुधार करने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड टेल्स अ लाई ऑफन। पहला सेंटेंस ये हुआ, माई फ्रेंड ऑफन टेल्स अ लाई ऑफन। ओके, आगे। अगला सेंटेंस है, रमेश इज नॉट सेविंग एनी रुपी हार्डली, ठीक।
ही इज़ टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरी ऑफन। ये पेन दिखाई तो दे रहा है? ओके, थोड़ा सा इंक डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा इंक डाल दीजिए, फिर साफ दिखेगा। अगला सेंटेंस, राजीव इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। करो, बहुत जल्दी बताओ। ओके, आगे कहाँ लिखूं? ये नीचे दिखाई दे रहा है, देखना। नीचे संजना इज frequently coming late। बाबू जी, मैंने आपके सामने ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है? आप इन सेंटेंसेस को पहचान कर मुझे बताएंगे कि इसमें कहाँ पर एरर है। फटाफट से 2 मिनट का समय है आपके पास में, बहुत ही जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं। 2 मिनट का समय है, ध्यान से पढ़ो इन सेंटेंसेस को, ठीक है? इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है आपको और आंसर देना। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। संजना इज फ्रीक्वेंटली कमिंग लेट। चलो आप करो। प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इन सेंटेंसेस में एरर कहाँ पर है, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आया आ जाओ, हम लोग समझने का काम करते हैं। जिन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है? आओ आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? कृष्ण प्रताप जी, आप देखें, जैसे आपने कहा संजना इज फ्रीक्वेंटली कमिंग लेट। ये सेंटेंस जैसे आपने देखा संजना इज फ्रीक्वेंटली कमिंग लेट, तो इस सेंटेंस में वर्ड आया फ्रीक्वेंटली, ठीक है? अब जब फ्रीक्वेंटली वर्ड आ गया तो आप पता चल गया कि ये जो फ्रीक्वेंटली वर्ड है वो कीवर्ड है किसका? रूटीन एक्शन का। ये रूटीन बताने का काम कर रहा है या फिर हैबिट बताने का काम कर रहा है। आपको अर्थ समझ में आए या नहीं समझ में आए, बस आपको इन वर्ड्स को याद रखना है कि ये रूटीन या एक्शन बताते हैं, और रूटीन और एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है। तो इंडेफिनिट टेंस में इज या एम आर लगता है क्या? नहीं लगता, तो यहां से इज हटाओगे। दूसरा आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कम्स। क्या करोगे? संजना फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, तब जाकर के आपका सेंटेंस जो है वो सही होगा, ठीक है? चलिए दूसरा सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड टेल्स अ लाई ऑफन। मेरा दोस्त अक्सर झूठ बोलता है, तो क्या हुआ? माई फ्रेंड बिल्कुल ठीक, सिंगुलर है, टेल्स बिल्कुल ठीक। अब अ लाई ये ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद में ऑफन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक चीज और समझने वाली होती है जिसको बच्चा अक्सर इग्नोर कर देता है। क्या? कि जितने भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द होते हैं उन वर्ड्स को हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई? यानी अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली या फिर ओकेजनली लिखा गया है तो वो वर्ड हमेशा वर्ब के पहले आता है। इसी को प्लेस ऑफ एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब की पोजीशन कहते हैं इसको, ठीक है? चलिए, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वाले शब्द की, वर्ड्स की बात करूं तो ये वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं, इन द एंड, मतलब सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है?
ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं हमेशा, जिसमें फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम लिखा गया होता है, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट याद रखें, जो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं मतलब ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये वर्ड्स हमेशा फ्रीक्वेंसी बताते हैं और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स हमेशा वर्ब से पहले रखे जाते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम लेकर आते हैं उन वर्ड्स को हमेशा इन द एंड, मतलब हम सबसे अंत में रखते हैं। और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इन वर्ड्स को भी हम वर्ब से पहले रखने का काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी नेगेटिव वर्ड्स कहाँ आएंगे? वर्ब से पहले। और फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वाले वर्ड्स कहाँ आएंगे? इन द एंड। और फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स कहाँ आएंगे? वर्ब से पहले। यानी वर्ब से पहले आती हैं दो बातें और वर्ब के सेंटेंस के एंड में आती है एक बात समझ आ गई मेरे दोस्तों को? चले शाबाश। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जो लोग कह रहे थे ये सेंटेंस सही है उनको मैं बता दूं कि माय फ्रेंड टेल्स अ लाई, तो ये ऑफन जैसे ही आपने देखा ये फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द है, तो फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आ जाएगा। बाबू जी इस वर्ड की पोजीशन यहाँ पर कर दोगे, ये वर्ड, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ आ गई? इस सेंटेंस को आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, माय फ्रेंड ऑफन टेल्स अ लाई। डिड यू गेट इट? चलिए अगर हम बात करें अगले सेंटेंस की, ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में देखो जरा कहाँ एरर हो गई? वह हमेशा, मेरा दोस्त हमेशा सुबह टहलने जा रहा है, हमेशा सुबह टहलने जा रहा है। अरे भाई हिंदी ही गलत हो रही है इसकी। तो आपको समझ में आया? ऑलवेज वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ब से पहले आता है, ठीक है सरकार, लेकिन ऑलवेज आता किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इसका मतलब यहाँ से इज हटेगा और यहाँ पर आने वाला आईएनजी हटेगा और आपको लिखना पड़ेगा गोज। करोगे ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी वो हमेशा सुबह टहलने जाता है, तब जाके सही होगा। ठीक, ओके। अगला सेंटेंस है रमेश इज नॉट सेविंग एनी रुपी हार्डली। रमेश इज नॉट सेविंग, ये शाबाश, ये आंसर आ चुका है मेरे पास में। तो आपको समझ में आया कि रमेश इज नॉट, देखो भाई यहाँ पर जब नॉट दिया गया है तो फिर हार्डली के होते हुए, हार्डली अपने आप में, मैंने अभी अभी बताया आपको कि कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनकी पोजीशन होती है हमेशा वर्ब से पहले, तो ये वर्ड आपका नॉट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और जब हार्डली आया हुआ है तो फिर ये हैबिट या फिर रूटीन एक्शन हो गई, तो टेंस बनेगा आपका कौन सा? इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से इज हटाइए और यहाँ से सेविंग हटाइए। तो जहाँ पर नोट लिखा हुआ था वहां पर हार्डली लिख दीजिए और जहां पर शेविंग लिखा हुआ है वहां पर शेव्स कर दोगे, क्योंकि रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में एस या ई एस आता है और नेगेटिव वर्ड्स को वर्ब से पहले रख देते हैं। तो रमेश हार्डली सेव्स एनी रुपी, तब जाके कहानी सही होगी कि रमेश करीब करीब ना के बराबर रुपए बचाता है। हार्डली का मतलब अपने आप में करीब करीब ना के बराबर या मुश्किल से 1 रुपया बचाता है, इस तरह से, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? चलिए शाबाश। आगे वाला देखें, ही इज टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ, यहाँ पर स्टोरीज कर लीजिए तो सही होगा, ठीक है। हालांकि स्टोरी भी कर सकते हो, स्टोरीज। ही इज टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफन, वो अक्सर अपने बचपन की कहानियां सुनाता रहता है। तो इस सेंटेंस को जरा फिर से ध्यान से समझें। सेंटेंस में वर्ड आया हुआ है ऑफन। ऑफन होता है हैबिट या रूटीन बताने का काम करता है और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी भी बताता है, तो ये आएगा वर्ब से पहले, मतलब ऑफन को आपको रखना पड़ेगा टेल से पहले और इज हटाओगे और यहाँ से टेलिंग हटाओगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ही के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही ऑफन टेल्स, तब जाकर के आपका सेंटेंस जो है वो सही होगा। ही ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, वो अक्सर अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता रहता है, ठीक है जी। अभी ध्यान से समझिए, बाद में फिर डिस्टर्ब करते हो आप लोगों का ध्यान भटक जाता है, अभी समझ नहीं रहे हो बातों, ये फालतू के कमेंटबाजी बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ही ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। अगला वाला देखिए, राजीव इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। राजीव इज एवरी मॉर्निंग। अब जैसे ही आपको पता चला कि एवरी मॉर्निंग आया हुआ है तो एवरी वाला वर्ड जो है वो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, इस तरह का वर्ड आता है। फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम, अब फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम वाले वर्ड्स को रखा जाता है सेंटेंस के एंड में, तो ये एवरी मॉर्निंग कहाँ चला जाएगा? सेंटेंस के बाद में जाएगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा राजीव, फिर इज को हटाओगे और
टेकिंग को क्या हटाओगे, क्यों? क्योंकि टेंस बनाना है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके सिंगुलर होने के कारण आपको करना पड़ेगा राजीव टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। राजीव टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, सॉरी इन नहीं आएगा, एवरी मॉर्निंग आएगा। बात समझ में आ गई? लिखना चाहते हैं लिखिए फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर्याप्त होगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम हमेशा हैबिट या रूटीन एक्शन बताने के लिए करते हैं, और इसके कीवर्ड्स ये होते हैं, जिस सेंटेंस में ये शब्द आया हुआ हो उसको पहले एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे टेंस में बनाया गया हो, जबकि उसे बनाना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। ये टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। डे इन एंड डे आउट का अर्थ होता है प्रतिदिन, लगातार। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, एवरी वीक, बाकी का अर्थ आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, इन सभी का मतलब है ना के बराबर या मुश्किल से, ठीक है जी। चलिए, और ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम लिखा हुआ हो तो फिर एंड में जाते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, ठीक है। चलिए, चलो अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि ये हैबिट बताने के लिए आता है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ें करा रहा हूँ जो अक्सर आपको किताबों में नहीं मिलेगी, या फिर जनरली टीचर्स छोड़ देते हैं इन चीज़ों को क्योंकि वो आपके मतलब का नहीं समझते, जबकि यही चीज़ें आपको कंपटीशन में आगे लेकर जाती हैं या फिर पीछे छोड़ देती हैं, ठीक है। चलिए, चलो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहला आपने समझा टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरा पॉइंट बताने का काम करते हैं। ध्यान से समझें, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे ही बच्चे के दिमाग में आता है वो अपनी रटंत विद्या छोड़ देता है कि सर हमें बताया था सार्वभौमिक सत्य, है ना, कोई शाश्वत सत्य कह देता है ना, कोई इसको सर्वत्र सत्य कह देता है। अरे भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ होता क्या है ये बताओ। निश्चित रूप से यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को डिनोट करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ में आता क्या क्या है वो चीज़ जरा ध्यान से समझ लीजिए। यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती हैं ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मैं इधर इसके सामने लिख दे रहा हूँ, जो होती हैं आपके साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स मतलब वो बातें जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना, जो वैज्ञानिक तरीके से सच बातें हैं। कौन सी? जैसे वैज्ञानिकों ने कहा वाटर इज फ्रीजिंग, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप क्या कहोगे? पानी जो है वो कितने पर फ्रीज होता है, कितने पर जमता है, बर्फ कितने पर बनता है? 0 डिग्री पर, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? अरे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये है क्या? साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट है तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस बनेगा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहां से फ्रीजेस, इज फ्रीजिंग हटाइए और यहां पर क्या लिख दीजिए? फ्रीजिंग। जब आप फ्रीजेस करोगे तब जाकर के आपका सेंटेंस जो है वो सही होगा, ठीक है। यहां पर आपको इज फ्रीजिंग नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इज फ्रीजिंग जम रहा है, पानी जम रहा है, तो जम रहा है या जमता है? अरे भाई साइंटिफिक बात है तो इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना पड़ेगा आपको। बात समझ आई? दूसरा, कोई मैथमेटिकल फैक्ट होता, ठीक है। दूसरी कहानी मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है। गणितीय तथ्य हो कोई, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट हो कोई, ठीक है। इसमें ध्यान रखना साइंटिफिक फैक्ट भी आता है और मैथमेटिकल फैक्ट भी आता है और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट को आप फिलोसॉफिकल है ना, फिलोसॉफिकल भी बोल सकते हैं। फिलोसफी से बना हुआ शब्द है ये, फिलोसॉफिकल फैक्ट। साइकोलॉजी की और फिलोसफी की,
फिलोसॉफिकल की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना, साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो साइको और साइकोलॉजिकल मत बोल देना इसको, ठीक है। साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फैक्ट, ये चारों की चारों चीज़ें आपकी रहती हैं किसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आती हैं भाई। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपसे कहने का काम करूं कि टू पैरेलल लाइंस two parallel lines are never intersecting each other. Intersecting each other, ठीक है। अगला मैं लिखूं लव चेंजेस अ पर्सन, ठीक है। लव चेंजेस अ पर्सन, या फिर मैं कहूं डेथ इज कमिंग टू ऑल, दिखाई दे रहा है नीचे, दिख रहा, डेथ इज कमिंग टू ऑल। अगला द अर्थ, यहां लिख देता हूं, द अर्थ इज पुलिंग everything downward, ठीक है। बात समझ आ गई? एरर बताओगे जरा कहां पर है इसमें, इन सेंटेंसेस में एरर कहां पर है बताओ। द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, पृथ्वी हर चीज को नीचे की ओर खींच रही है या खींचती है, कैसे क्या बोलोगे, खींचती है। यानी कि ये सेंटेंस हुआ आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, साइंटिफिक फैक्ट हुआ। और साइंटिफिक फैक्ट भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना पड़ेगा क्या चीज, एस या ईएस वर्ब के साथ में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में पुल्स डाउन करना पड़ेगा, ना कि इज पुलिंग डाउन। बात समझ आ गई? इसी तरह से अगला वाला है टू पैरेलल लाइंस आर नेवर इंसेक्टिंग ईच अदर, यानी दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। तो वहीं से आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि आर और इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। नेवर शब्द अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो यानी जहां पर इंटरसेक्टिंग लिखोगे वो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्ट क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ आ गई? अगला सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए, लव चेंजेस अ पर्सन। क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है? स्नेह व्यक्ति को बदल देता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसा हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये साइकोलॉजी कहता है कि भैया अगर किसी से प्यार से बात करोगे, किसी से स्नेह से बात करोगे तो वो सुधर जाएगा, ठीक है, वो बदल जाएगा, ठीक। तो लव चेंजेस अ पर्सन, बिल्कुल ठीक। ये लव सिंगुलर है, ये मेरा वाला लव नहीं है, ठीक है, वो स्नेह वाला अफेक्शन वाला लव है, ये याद रखें, ठीक है। चेंजेस सिंगुलर के साथ में वर्ब की आती है एस या ईएस फॉर्म। और डेथ इज कमिंग टू ऑल, मृत्यु सभी को आ रही है। ये फिलोसॉफिकल है भाई, फिलोसफी है ये कि भैया मृत्यु जो है वो सबको आती है। तो जहां पर इज कमिंग लिखा हुआ है तो इसको आपको करना पड़ेगा कम्स टू ऑल, डेथ कम्स टू ऑल। ये बात समझ आ गई? लिखना चाहोगे क्या? फटाफट से नोट करिए इस बात को, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, जल्दी से नोट करें। ओके, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उसको मैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मिटा दूं दुनिया नहीं, इन बाकियों को, ठीक है। चलो आपने अब तक समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स के साथ में होता है जो हमें हैबिट या फिर रूटीन बताने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आपने दूसरी चीज समझी कि इसका यूज हम करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ बताने को, और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर साइंटिफिक फैक्ट भी आता है, मैथमेटिकल फैक्ट भी आता है, फिलोसॉफिकल फैक्ट भी आता है और साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आता है,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब चलते हैं हम तीसरी कहानी पर। तीसरी कहानी क्या है? टू मेंशन प्रोवर्ब, यानी किसी कहावत को आपको डिनोट करना है तो कहावत भी कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। या फिर अ कोटेशन, ठीक है। आपको कोई क्योट यानी किसी के द्वारा कही गई बात को आपको कहीं पर लिखना है, या फिर अ सेइंग, या फिर कोई कहावत आ रही हो, अ सेइंग। अगर ये बातें आ रही हैं तो आपको हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं प्रोवर्ब की बात करूँ तो ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब का मतलब होता है मोरल ऑफ अ स्टोरी, है ना, कोई कहानी जो कही गई हो। जो प्रोवर्ब्स कहावतें जो बनती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है? मोरल ऑफ ए स्टोरी। मान लीजिए पुराने ज़माने की कोई स्टोरी थी, उसकी कहावत आज के रूप में प्रचलित हो गई हो तो उसको मोरल ऑफ ए स्टोरी कहोगे। और कोटेशन क्या होता है? टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट से आपने कोई शब्द ले लिए, ठीक है, किसी टेक्स्ट से आपने शब्द ले लिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप क्या करोगे? कोटेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम सेइंग की बात करें तो ये स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उसको सेइंग कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके साथ में सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ हो, सुभाष चंद्र बोस, अब वहाँ पर सेज भी लिखा हुआ है और सैड भी लिखा हुआ है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिल्ली चलो, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर दिल्ली को आपको दिल्ली ही लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो दिल्ली भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनके द्वारा कही गई जो बात है उसका ज्यों का त्यों हमने इस यहाँ पर रूपांतरण किया है। तो अब देखो आपके सामने दो शब्द हैं, एक है सुभाष चंद्र बोस सेज और सैड। तो ये चीज़ अपने आप में क्या है? एक सेइंग है। जो सेइंग होती है वहाँ पर आपको हमेशा कौन सा टेंस लगाना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो यहाँ पर आप सेइंग करोगे, न कि सैड। बात समझ आ गई? जब आप इसको हिस्ट्री के तौर पर बता रहे हो तब आप सैड कह सकते हो, लेकिन जब आप किसी को सेइंग के रूप में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सेज ही करना पड़ेगा। बात समझ आई? और अगर मैं एक प्रोवर्ब की बात करने की कोशिश करूँ तो अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, ठीक है। ये है अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल। अब देखो यहाँ पर आप कहने के लिए तो इसका कुछ भी कह सकते हो, एक बुरा कारपेंटर यानी बढ़ई जो है वो अपने हथियारों से लड़ाई करता है, ठीक है। जबकि इसका सही अर्थ क्या है? नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अ बैड कारपेंटर फाइट्स। अब मैं यहाँ पर इज फाइटिंग कर दूं, आर फाइटिंग कर दूं तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं। क्यों भाई ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसलिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ेगा। तो अ बैड कारपेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आपको इसके साथ में वर्ब में एस या ES लगाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर सेज और सेड व्हाट इज इन द नेम, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर? इसमें क्या आएगा? सेज आएगा या सेड आएगा? मैंने कहा विलियम शेक्सपियर कहते हैं व्हाट इज इन द नेम, यानी नाम में क्या रखा है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है ना। तो नाम जानकर क्या करोगे? तो इसमें क्या करोगे बोलो? अब यहाँ पर भी क्या है? ये एक सेइंग के रूप में मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मतलब स्पोकन वर्ड्स ऑफ, इसको आप चाहो तो लिख दीजिए यहाँ पर। सेइंग का मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स ऑफ फेमस पर्सन, यानी किसी महान व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात क्या होती है? सेइंग होती है। और अगर हम कोटेशन की बात करें तो टेकन वर्ड्स, ये कोटेशन का मतलब होता है टेकन वर्ड्स
फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी किसी किताब से या किसी कहानी से या किसी उपन्यास से कोई शब्द जो ले लिए जाते हैं, कुछ वाक्य जो ले लिए जाते हैं, उन्हें हम कोटेशन कहते हैं। और अगर हम प्रोवर्ब्स की बात करें तो ये मोरल ऑफ अ स्टोरी होते हैं। मोरल ऑफ अ स्टोरी, किसी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि प्रोवर्ब बनकर तैयार होता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे समझिए। अगर मैं अगला सेंटेंस आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए स्लो, कौन से पेन से लिखूं? हाँ जी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, ये सेंटेंस है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। समझिए, यहाँ पर भले ही दो चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। ये एक मोरल का, ये कहानी का मोरल है। जैसे मैं कहूँ तेज और धीरे चलने वाला, सॉरी लगातार और धीरे चलने वाला। ठीक है, स्लो का मतलब क्या हुआ? धीरे, और स्टीडी का मतलब क्या हुआ? लगातार। विंस मतलब जीतता है, रेस मतलब रेस को जीतता है, जो लगातार और धीरे धीरे चलता रहता है। जैसे ही मैंने लगातार और धीरे चलने की बात करी, आपके दिमाग में कहानी आ गई ना, मोरल ऑफ स्टोरी, जो कहानी का जो निष्कर्ष होता है, कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना, तो जो कहानी का निष्कर्ष होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोवर्ब कहते हैं। ये प्रोवर्ब का एग्जांपल है। यहाँ पर आपको प्रोवर्ब जो भी कही जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनानी पड़ेंगी। अगर आप किसी दूसरे टेंस में बना बैठे तो बात ना बनेगी बहू जी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूँ तो जॉन कीट्स सेज और सैड। जॉन कीट्स कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। जॉय फॉरएवर, ये जो जॉन कीट्स हैं उनके द्वारा कही गई एक बात है। अ थिंग ऑफ जॉय इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे? जॉन कीट्स भी क्या है? फेमस पर्सन है, सेइंग है। ठीक है, फेमस पर्सन के द्वारा कही गई एक बात को ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये भी सेइंग का काम कर रही है। तो हम यहाँ पर सैड करें या सेज करें? क्या करना पड़ेगा? सेज करना पड़ेगा, ना कि सैड। जब आप इसको आप किसी स्टोरी की तरह से सुना रहे हो तब आप वहाँ पर कह सकते हो कि सैड, उन्होंने कहा था। लेकिन जब आप कहीं पर दृष्टांत दे रहे हो, जब उनका नाम लेकर के कोई बात सेइंग कहने की कोशिश कर रहे हो, उनको मार्क करके, तब आपको बोलना पड़ेगा जॉन कीट्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। आपने 3 बातें समझ ली। पहली कहानी समझी आपने कि ये हमेशा रूटीन और हैबिट बताने का काम करता है। इसके कीवर्ड्स फिक्स होते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, है ना, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। हार्डली, नेवर, स्कर्सली। ठीक है, और उन वर्ड्स को कहाँ पर रखा जाता है आपने ये भी सीख लिया सरकार। ठीक है, फिर दूसरी बात आपने समझी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ बताने का काम करता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ में 4 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो अगर आप किसी की कोई साइंटिफिक फैक्ट बता रहे हो, जैसे आपने कहा कि पृथ्वी अपनी सभी चीज़ों को नीचे की ओर खींचती है, तो वहाँ पर पुल्स डाउन करना पड़ेगा, डाउनवर्ड्स करना पड़ेगा। मैं कहूँ गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो हॉट एयर गोज अपवर्ड, इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताओगे। मैथमेटिकल फैक्ट की बात करूं तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे मैंने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 and 2 makes 4। ठीक, वो ऐसा नहीं होता कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही रहेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि सर्दियां आ गई तो सिकुड़ के 3 रह जाएं, गर्मी आ गई तो फैल के 6 हो जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा वैसा ही रहेगा। ठीक है, और फिलोसफिकल फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये फिलोसफी से रिलेटेड होता है। जैसे आपने कहा मृत्यु सभी को आती है, भैया आनी है, वो तो डेफिनेटली आएगी। और साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करूं तो साइकोलॉजी यानी जो हमारे मन को चेंज करता है, इसका मतलब हुआ लव चेंजेस अ पर्सन। जैसे एक जो प्रेम है, मैं लव नहीं, हाँ, जो स्नेह है वो व्यक्तियों को बदल देता है। ठीक है, और फिर आपने तीसरी कहानी ये समझी कि अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब आ रही हो, यानी मॉरल ऑफ ए स्टोरी दिया जा रहा हो, या फिर कोटेशन यानी किसी टेक्स्ट से कोई वर्ड बताए जा रहे हो, या फिर सेइंग यानी किसी फेमस व्यक्ति का नाम लेकर उसके द्वारा कही गई बात का जिक्र किया जा रहा हो, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताना पड़ता है। डिड यू गेट इट? चलिए दोस्त, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस ये लगा दिए मैंने। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके
मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन पर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं। आप इसमें एरर मुझे बताने का काम करोगे, ठीक है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ भैया ओके, हटा दो भैया इसको। चलिए आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया। अब मैं कल आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाऊंगा, और कल ही अगर मुझे टाइम मिला तो कल के उस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका दोनों जगह पर यूज़ हो जाता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है जी। चलिए तो फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।